फरवरी 2021 था। दिल्ली की सरहदों पर किसान कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आंदोलन पूरे चरम पर था। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा उठे। उन्होंने किसानों के समर्थन में 20 मिनट अपनी बात रखी। आज खुद प्रोफेसर मनोज कुमार झा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, किस आधार पर, किस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप भारत के प्रधानमंत्री हैं जो आपकी नागरिकता स्थापित करता है? ये जो हम लोग अक्सर सिस्टम फेल कर गया कह के निकल जाते हैं, नहीं साहब, स्टॉप दिस वोकैबुलरी। सिस्टम के पीछे एक व्यक्ति है जिसका नाम प्रधानमंत्री है, जिसका नाम मुख्यमंत्री है। अगर हम बात करते हैं सोनम वांगचुक की या कॉकरोच जनता पार्टी की, आप इन्हें किस तरह से देखते हैं? आंदोलन लोकतंत्र को सजीव होने का एहसास कराते हैं। जो शिक्षा को एक लगातार निरंतर एक तरीके से कमजोर करने की जो आरोप लगातार लगते रहे हैं मोदी सरकार पर, बीते कुछ वर्षों में मैं देख रहा हूं पब्लिक फंडेड एजुकेशन के आइडिया को डिसमेंटल किया जा रहा है। और दो चीजें एक साथ हो रही हैं। पब्लिक फंडेड एजुकेशन को इतना कॉन्टामिनेट कर दो, चाहे पेडागोजी के माध्यम से या टीचर्स अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट को लेकर के या अननेसेसरी डिलेज को लेकर के, और दूसरी तरफ प्रमोट करो प्राइवेट। हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखें, हम शिक्षा व्यवस्थाओं को देखें, हम नौकरियों को देखें, हम इन पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों इन पर बात करने के लिए हमें सोनम वांगचुक का सहारा लेना पड़ता है? क्या इंडिपेंडेंटली ये विषय इतने बड़े नहीं? आपको और ईश्वर करे खूब सारे मेडल मिले जिसमें ग्रामर की त्रुटियां ना हो देश के नाम में, लेकिन ये जरूर बताएं कि लोगों के हक में उस मेडल का क्या महत्व है। किसकी शिकायत करूं मैं? चुनाव आयोग की। अब दिल नहीं करता। माध्यम के तौर पर आप सिनेमा को कैसे देखते हैं? हाल के दौर की बनी अधिकांश सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा फिल्म्स वो रिग्रेसिव जर्नी में ले जाती है, और उसके अपवाद में मैं कुछ फिल्मों को देखता हूं, जैसे अनुभव ने बनाई थी 80, वो रेप पे थी। अक्सर बोलते हैं ना, वन नेशन वन इलेक्शन, ये इलेक्शन वाली बात ही खत्म करना चाहते हैं। वन नेशन वन पार्टी, व्हाटएवर इन द नेम ऑफ इलेक्शन। आज की बातचीत का सिलसिला एक पुराने छोटे से किस्से से शुरू करते हैं। साल था 1962। पाकिस्तान में जनरल अयूब खान की सरकार थी। सरकार क्या थी? तानाशाही चल रही थी। मुखालफत की आवाज़ें उठती थीं पर दबा दी जाती थीं। इसी दौरान एक क्रांतिकारी शायर हुए, हबीब जालिब। 62 के साल में ही उन्होंने दस्तूर को लिखा। दस्तूर में उन्होंने अयूब खान को चुनौती देते हुए लिखा, मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार को, जुल्म की रात को, जहल की बात को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। 60 बरस बीते, कई दशकों तक जालिब की यही पंक्तियां तमाम विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों की आवाज़ बनी रहीं। 60 साल बाद 2021 में यही लाइनें गूंजी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में। फरवरी 2021 था। दिल्ली की सरहदों पर किसान कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आंदोलन पूरे चरम पर था। सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। बजट सत्र शुरू हुआ। बजट सत्र में राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद विपक्ष के नेताओं को बोलने के लिए कहा गया। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा उठे। उन्होंने किसानों के समर्थन में 20 मिनट अपनी बात रखी। हालांकि 18 मिनट उन्हें इजाजत थी, पर आखिरी के 2 मिनट उन्होंने जालिब की इन्हीं पंक्तियों को दिए और किसानों के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया। तब से जमुना में बहुत पानी बह गया है। दिल्ली आज फिर एक आंदोलन की गवाह है। आज ये आंदोलन शिक्षा के खिलाफ चल रहा है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, लेफ्ट के तमाम छात्र नेता और सोशल कैंपेन सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज खुद प्रोफेसर मनोज कुमार झा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। मैं पहला जो सवाल करना चाहूँगी वो इसी आंदोलन पे करना चाहूँगी। आप जो विषय पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, उसमें भी आंदोलन एक बड़ा हिस्सा रहे हैं। आपने आंदोलनों को पढ़ाया है, आपने देखा है। जिस पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं उसके नेता भी एक आंदोलन से निकले हुए हैं। इस वक्त जब हम मीडिया में देखते हैं कि आंदोलनों को अचानक से जैसे ही कोई आवाज़ उठती है, पहली चीज़ जो वो घोषित होते हैं वो होते हैं राष्ट्र विरोधी। आप लोकतंत्र में आंदोलनों को कैसे देखते हैं? क्या ज़रूरत है इनकी, क्या महत्व है इनका? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट तौर पे कहूँ, जो आपने बिल्कुल कहा, ये मेरा एक विषय है, सोशल मूवमेंट एंड सोशल एक्शन। ये मास्टर्स
जो हमारा कोर्स है एमए इन सोशल वर्क, उसका एक अभिन्न हिस्सा है। और जब से टीचिंग में हूँ, डीयू में 2002 से हूँ, उससे पूर्व जामिया, ये मेरे पेडागॉजी का, मेरे बातचीत का, मेरे शिक्षण सामग्री का अभिन्न हिस्सा रहा है। मेरा मानना है कि आंदोलन लोकतंत्र को सजीव होने का एहसास कराते हैं। क्या है ना कि लोकतंत्र फॉसिलाइज्ड ना हो जाए, तो समय समय पर कोई आंदोलन लोकतंत्र को थोड़ी एहसास कमतरी भी दिखाता है कि कहाँ कमियां हैं, उनको दूर करो, और फिर आगे के रास्ते को चुनने में मदद करता है। उस संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो कोई भी आंदोलन एक महत्वपूर्ण अवयव और महत्वपूर्ण कारक होता है। एक छोटा उदाहरण जो मैं अपने क्लास में भी स्टूडेंट्स के साथ उस पर लिख भी चुका हूँ मैं, और शायद कुछ एक इंटरव्यू में बात की है। फ्रांस में 1968 में आंदोलन हुआ छात्रों का, युवाओं का, छात्रों ही कहूँ। नैन्फ्रे यूनिवर्सिटी है फ्रांस में, वहाँ ये आंदोलन हुआ। उस आंदोलन जो अपैरेंटली बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा था, अगर उसके तह में उतर के देखिए तो बहुत सारे मुद्दे थे। उस दौर के कैपिटलिज्म के खिलाफ, उस दौर में जो मार्क्सिस्ट फॉर्मेशंस की इनएडिक्वेसी थी, जो उनकी कमियां थी, उसके भी खिलाफ। और वो शुरू हुआ एक बहुत ही ऐसे विषय से कि गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल में परस्पर एंट्री की इजाजत नहीं थी। तो वहां से वो आंदोलन ट्रिगर किया। कारक और भी थे, फैक्टर्स थे, ट्रिगर ये था। और उसके बाद मतलब इतना पावरफुल ये आंदोलन हो गया, इसमें कई और अलग अलग समूह जुड़ते गए। द गॉल प्रेसिडेंट थे फ्रांस के उस वक्त, और बात उनके रेजिग्नेशन तक की आ गई। बहरहाल छात्रों की दिलचस्पी उसमें नहीं थी। उसे आंदोलन के इतिहास में एक असफल आंदोलन माना गया। लेकिन उस असफल आंदोलन ने भी फ्रांस में कई चीज़ों में तब्दीलियां कर दी। जैसे फ्रांस के कैपिटलिज्म का स्वरूप एग्जैक्टली वही नहीं रहा, म्यूजिक एग्जैक्टली वही नहीं रहा, आर्किटेक्चर एग्जैक्टली वही नहीं रहा जो आंदोलन से पूर्व था, बल्कि फ्रेंच मार्क्सिज्म भी एग्जैक्टली वो नहीं रहा जो आंदोलन के पूर्व था। इसलिए उस संदर्भ में कहता हूं कि अक्सर हम लोग गुना भाग करते हैं, ये आंदोलन सफल हुआ या ये असफल हुआ। उस पैरामीटर पर किसी भी आंदोलन की भूमिका कभी उचित नहीं होती। जैसे उस दौर के लोगों को मैं देखूं, अगर जब फ्रांस में ये हो रहा था तो यूरोप के अलग अलग देशों में भी हो रहा था, इंग्लैंड में हो रहा था। और आप ताज्जुब करेंगे, इंग्लैंड में उस आंदोलन का, बल्कि यूरोप में आंदोलन का नेतृत्व तारिक अली कर रहे थे, जो पाकिस्तान के रहने वाले थे ओरिजिनली, और एक डेनियल बैनकॉन्डेट थे जो इटली के थे। आज ये सारी चीजें हमें स्तब्ध कर देती हैं, चौंका देती है। ऐसा कैसे संभव है कि एक पाकिस्तानी नेशनलिस्ट यूरोपियन स्टूडेंट मूवमेंट का लीडर हो? लेकिन यह हकीकत है। तो उस संदर्भ में मैं कहूँगा कि मेरा अपना अनुभव आंदोलनों को लेकर के जो भी रहा हो, इंक्लूडिंग जैसे नक्सलबाड़ी आंदोलन हो, जेपी आंदोलन हो, फ्रीडम मूवमेंट की तो बात ही ना करें, उसने तो पूरा हमारा एक आवरण जो हमारा राष्ट्रीय चरित्र उसको गढ़ा। लेकिन उसके बाद नक्सलबाड़ी लीजिए या फिर जेपी मूवमेंट लीजिए, उन सब ने किया। हालांकि उस संदर्भ में कहूँ, मेरी राय अन्ना आंदोलन के बारे में थोड़ी अलग है, और वो अलग मैं इस पर लिख भी चुका हूँ काफ़ी कुछ, क्योंकि स्पेक्टिकल जो है वो आंदोलन का पर्याय नहीं हो सकता। ये तब भी मेरा मानना था। मेरे कई सारे दोस्त नाराज होते थे कि तुम आंदोलन के शिक्षक हो, छात्र हो, और तुम समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन उस दौर में मैंने लिखा था, जैसे एक शीर्षक मुझे याद है, द अनगांधीयन गांधी, और काफ़ी विस्तार से लिखा। लेकिन मैं ये अभी भी मानता हूँ, कोई आंदोलन हो वो कुछ ना कुछ दे के जाता है, वो थोड़ी संजीवनी दे के जाता है। अगर हम बात करते हैं सोनम वांगचुक की या कॉकरोच जनता पार्टी की, आप इन्हें किस तरह से देखते हैं? उन्होंने अभी कुछ दिन पहले बताया कि उन्होंने विपक्षी नेताओं को, यहाँ तक कि उन्होंने जेपी नड्डा जी को भी आमंत्रित किया कि आप हमसे डायलॉग करें। जिस तरह की
बिल्कुल जवाब भी नहीं आ रहा है सरकार की तरफ से। हालांकि जो सरकार के प्यादे हैं वो अपनी वोकेबलरी लेके तैयार हैं, वो एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गैंग, नक्सल समर्थक, ये सारी वोकेबलरी जो है जितने भी वहाँ प्रदर्शनकारी हैं, चाहे वो दीपके के साथी हों या फिर सोनम वांगचुक हो या फिर जो लेफ्ट छात्र संगठनों के लोग हों, उनके लिए वो लगातार अरुंधति राय पहुंची तो उसके बाद उनके लिए तमाम तरीके के अपशब्द मैंने खुद सोशल मीडिया पर देखे। ये जिस तरीके से फांक डाली जाती है ये तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन सरकार की तरफ से जो कोई जवाब नहीं आ रहा है। कोर्ट ने कल, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आप निगरानी करें, हर नागरिक की जान कीमती है। इस चुप्पी को आप किस तरह से नहीं, देखेंगे? देखिए, ये चुप्पी मैं आपराधिक चुप्पी कहूं तो कम होगा। ये चुप्पी इनका आभूषण बन गई है इस सरकार का। आप मुझे एक उदाहरण नहीं बता सकती जहां इस सरकार ने लोगों की संवेदनाओं को, उनकी पीड़ा को एड्रेस करने की कोशिश की। हमारे किसान जब सड़कों पे आए तो वो खालिस्तानी हो गए, राष्ट्र विरोधी हो गए। सरहद पे पता नहीं कीलें लगाई हैं कि नहीं लगाई हैं, लेकिन मैंने दिल्ली की सड़कों पे कीलें देखी उसी दौर में। तो वो अपने आप में सरकार का, जिसको कहते हैं चाल, चरित्र और चेहरा, ये तीनों है। अब अगर मैं इस आंदोलन को देखूं तो इस आंदोलन के प्रति सरकार इनको थका करके खत्म करने के मंसूबे पे काम कर रही है। एक जो बेसिक कट्स, जैसे अगर आप अन्ना आंदोलन कर लीजिए तो सरकार 11 या 12 दिन अन्ना हजारे जी ने अनशन किया, सरकार ने डेलीगेशन भेजना शुरू किया और रिजॉल्व किया। हालांकि उसके बाद जो जन लोकपाल वगैरह क्या था, उसका क्या हश्र हुआ, ये हम सब जानते हैं। तब लगता है कि मकसद जन लोकपाल नहीं था, मकसद कुछ, हाँ, उससे बहुत गहरा था और शायद उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स और फैक्टर्स थे जिनके बारे में पूरी तहकीकात आज तक ढंग से नहीं हो पाई है। अब इस आंदोलन को लेकर के सरकार के रवैये पे मैं पुनः आता हूं। इस सरकार को लगता है कि ये सारे जो प्रश्न उठाने वाले हैं इनको डेमोनाइज कर दो। ये डेमोनाइजेशन सबसे आसान इंस्ट्रूमेंट है, खास करके एक पोलराइज समाज में, जहां आपने राष्ट्रवाद के बारे में भ्रामक छवियां गढ़ी हैं और भ्रांतिपूर्ण बातें की हैं बीते 12 वर्षों में। कोई भी राष्ट्रवाद आपको राष्ट्र के प्रश्नों से विलग होने की अनुमति नहीं देता है। अगर मैं अपने राष्ट्र से मोहब्बत करता हूं, अगर, तो मैं अपने राष्ट्र के युवाओं के सरोकार से मोहब्बत कैसे नहीं करूं? उनके भविष्य को अंधकारमय बनाने को कैसे न कहूं? कोविड में अनअटेंडेड डेथ के बारे में मैं क्यों ना बात करूं? लेकिन हाँ, अगर मैं ये बातें करूंगा तो आप कहेंगे कि मैं फलाना फंडेड हूं, चिलाना फंडेड हूं, विदेश की शक्तियां मेरे पीछे हैं। तीसरी बात जो मैं कहूंगा कि प्रोटेस्टर्स, यंग स्टूडेंट्स, सोनम वांगचुक साहब के पास तो एक तजुर्बा है, एक विरासत है, लेकिन जो यंग स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जाति लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, मतलब अपने खेत खलिहान के लिए नहीं लड़ रहे हैं, या सिर्फ अपने करियर के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो व्यवस्थाएं जिनसे भविष्य युवाओं का तय होता है, उसको अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं। हालांकि मेरा अपना प्रश्न है, जब वो कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी या एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा, तो उस पर मेरी राय अलग है। यही मेरा अगला सवाल था कि वो जो मांगे रख रहे हैं, आप उनसे कितना सहमत है, असहमत है, या जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं? अगर मुझसे बात होती मैं कह पाता, हालांकि मैंने सोशल मीडिया पे और बाकी जगह ये बातें रखी हैं। देखिए, आपको जब आप किसी मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं तो शायद आपकी समझ ये कहती है कि ये मंत्रिमंडल ऐसा है जिसमें सारे कैबिनेट मंत्री बहुत समर्थ, शक्तिशाली हैं। ये एक आत्ममुग्ध व्यक्ति की कैबिनेट है, आत्मकेंद्रित। सोशल मीडिया पे अभी भी ये लिखा जा रहा है कि जब कोई इवेंट होता है खेल का तो एक व्यक्ति आता है, वही उद्घाटन करता है। कोई भी इवेंट होता है तो वहां मंत्री की बजाय प्रधानमंत्री होते हैं। शौचालय से लेकर विश्रामालय तक, एयरपोर्ट से लेकर के, मतलब अब तो डिपार्टमेंटल स्टोर ही बाकी रहा है, उसका उद्घाटन, और वो भी शायद, मैं आज ये कह रहा हूं, कहीं ये सलाह ना मान ली जाए। तो मेरा उसमें ये मानना है कि एक ऐसी कैबिनेट में जहां मंत्रीगण संभवतः A4 साइज का पेपर खरीदें या A5, ये भी तय नहीं कर पाते हैं, अपने PS, PA, अपने पर्सनल स्टाफ
को लेकर के स्वायत्ता नहीं है, वैसी कैबिनेट में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना बिल्कुल मैं समझता हूं कि एक तरह से जो सबसे बड़े सर्वे सर्वा हैं उनको ये कहना कि आप बहुत अच्छे हो, आप में कोई कमी नहीं है, और मैं इस बात से सहमत इसी नहीं को हूं। लेकर जो लिबरल सर्किल है या फिर जो लोग अन्ना के आंदोलन से जले हैं और जो अभी भी छाछ फूंक के पी रहे हैं, उनकी भी यही राय है कि उनकी जो मांगे हैं, और ख़ास तौर पर कहीं ना कहीं हम एनटीए से जवाबदेही नहीं मांग रहे हैं, हम प्रधानमंत्री से जवाबदेही नहीं मांग रहे हैं। तो ये क्या आप भी इसी तरीके की राय रखते हैं कि ये जो जवाबदेही है इसकी मांग ऊपर से होनी चाहिए, ना कि मेरा नेताओं मानना से? है कि ये उनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत कम एज के हैं, जिस मैच्योरिटी से और जिस बैकग्राउंड से आज मैं बात कर रहा हूँ, शायद उनको वो सामग्री या वो एविडेंस अवेलेबल ना हो। तो मैं ये ज़रूर आग्रह करूँगा कि ये जो हम लोग अक्सर सिस्टम फेल कर गया कह के निकल जाते हैं, नहीं साहब, स्टॉप दिस वोकैबुलरी। सिस्टम के पीछे एक व्यक्ति है जिसका नाम प्रधानमंत्री है, जिसका नाम मुख्यमंत्री है। जब तक आप लक्ष्य को स्पेसिफिक तरीके से नहीं बोलेंगे वो तो महफूज रहेंगे। बस मेरा ये आग्रह होगा कि जो जो वो कर रहे हैं वो तरीका गलत नहीं है, उनको करना चाहिए, शायद इससे एक बेहतर समाज बनाने में मदद मिले। उसी संदर्भ में कल हमारी लीडरशिप ने भी अपील की है कि आप अनशन तोड़िए, क्योंकि ये उतनी डेमोक्रेटिक सेंसिबिलिटी वाली सरकार नहीं है। इनके अंदर की संवेदना है। जब किसानों को मैंने वो ठंड की रातों में देखा है क्या व्यवहार उनके साथ हुआ है, तो इसकी पुनर्परीक्षा करना भी आवश्यक नहीं है कि कितनी संवेदना बची है भी या नहीं, 100 ml है या 40 ml है या 1 ml भी नहीं है, सब सूख गया। उसके आधार पर लड़ाई को एक व्यापक संघर्ष में ले जाने के लिए अभी का जो ये अनशन को है, इसको पूर्ण विराम दे दें। जी, जब हम बात करते हैं मांगों की, तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको लेकर है। आपने खुद पढ़ाई की दिल्ली में, आपने फिर उसके बाद पढ़ाया, आपने जामिया मिलिया में पढ़ाया, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से लगभग दो दशक से अधिक हो चुके हैं जुड़े हुए आपको। हम लगातार पढ़ रहे हैं, किताबें बदल रही हैं, एनसीईआरटी की किताबों को लेकर बवाल हुआ। आपने देखा कि जो हड़प्पन संस्कृति की एक जो मूर्ति है उसको लेकर कितना बवाल हुआ। इस तरीके की बातें हम लगातार सुन रहे हैं। शिक्षा का जो, और ख़ास तौर पर जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, आगे हम स्कूल एजुकेशन की भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं केवल हायर एजुकेशन की बात करती हूँ। आपके अनुभव की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरह से शिक्षकों की नियुक्तियाँ हो रही हैं, उसे लेकर तमाम सवाल हैं। आप किस संघ के, किस एफिलिएट से जुड़े हुए हैं, या आपकी नियुक्ति कैसे होगी, ये जग जाहिर है। तमाम रिपोर्ट्स हैं अखबारों की, मीडिया हाउसेस की, जो बताती हैं कि अब आपकी जो नियुक्तियां हैं वो एक सर्टन तरीके से हो रही हैं। जो शिक्षा को एक लगातार निरंतर एक तरीके से कमज़ोर करने की जो आरोप लगातार लगते रहे हैं मोदी सरकार पर, आप उसे किस तरह देखते हैं, और आपका निजी अनुभव कैसा रहा इस पूरे सफ़र में शिक्षा को देखने का और माहौल बदलता? देखिए मीनाक्षी, मैं सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा पैरोकार हूँ पब्लिक फंडेड एजुकेशन का। मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ 6th 5th पे कमीशन से पहले की, जहाँ सैलरी बहुत कम थी। अगर पब्लिक फंडेड एजुकेशन नहीं होता तो हम जैसे लोग नहीं पढ़ पाते, यहाँ तक तो नहीं ही पहुँच पाते। तो हर जगह पब्लिक फंडेड एजुकेशन ने मुझको और मुझ जैसों को एक बहुत बड़ा रास्ता खुलो। तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए हमारे फ्रीडम मूवमेंट के नायकों को, खास करके मैं कहूँगा हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को, जिन्होंने इसकी नींव रखी, जवाहरलाल जी ने, कि पब्लिक फंडेड एजुकेशन या पब्लिक एंटरप्राइजेस का क्या मतलब है। बीते कुछ वर्षों में मैं देख रहा हूँ पब्लिक फंडेड एजुकेशन के आइडिया को डिसमेंटल किया जा रहा है, और दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं। पब्लिक फंडेड एजुकेशन को इतना कॉन्टामिनेट कर दो, चाहे पेडागॉजी के माध्यम से या टीचर्स अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट को लेकर के या अननेसेसरी डिलेज को लेकर के, और दूसरी तरफ प्रमोट करो प्राइवेट एजुकेशन को। मैं प्राइवेट एजुकेशन का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ आय की असमानता के आंकड़े आपको डरा देते हैं, वहाँ अगर हम प्राइवेट फंडेड एजुकेशन के खिलाफ पक्ष में ज़्यादा झुकाव हमारा होगा, तो पब्लिक फंडेड एजुकेशन क्रमशः नेग्लेक्ट होते होते
खत्म हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। दुनिया के कई देशों में हमने देखा है जहां एक एक कोर्स को करने के जितने पैसे लिए जाते हैं। अभी आप अपने यहाँ ही देखिए, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुली हैं वहाँ फीस का आलम क्या है। अब मतलब वो वहाँ अपने आप बात में, ही 10 लाख से शुरू होती है। हाँ, जी। और कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब और इसमें दूसरा सवाल ये भी है कि वहाँ पढ़ा कौन रहा है और पढ़ाया क्या जा रहा क्या है। जा रहा है। और जैसे अभी एक गलगोटिया प्रकरण तो हम सब ने जी। देख लिया, वो तो एक तरह से एक बहुत बड़ा एक्सपोजर आ गया जिसके माध्यम से हमने उसकी, लेकिन वो भी एक्सपोजर होने के बाद, उतनी थू होने के बाद उस पर हमने कोई पॉलिसी इनिशिएटिव नहीं लिया। हम आज भी, हमारी क्रेडिबिलिटी तब बेहतर होती कि हम क्वालिटी कंट्रोल के मैकेनिज्म विकसित करते, या क्या, और प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम को बरसक जाने की इजाज़त ना देते। कुछ कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा मानना है कि राज्य अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार 3 चीज़ों से अनुपस्थित हो जाएगा तो वो राज्य के अंततः गायब हो जाने का वो एक तरह से स्क्रिप्ट हो जाता है, जी। जो पूर्व लिखित स्क्रिप्ट है। इसी बात में एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगी कि जो मैंने पिछले 10 से 15 सालों के अपने अनुभव में पत्रकारिता की जो चीज़ देखी, वो है पढ़ाई लिखाई को लेकर एक घृणा की दृष्टि आ जाना कि तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे। और ये जो व्यू है, ये 2016 के बाद से जब जेएनयू का दानवीकरण शुरू हुआ, उसके बाद में जो लोग वहाँ पीएचडी कर रहे हैं उनको एज शेम करने के लिए कि तुम्हारी इतनी उम्र हो गई, पर लोगों को पता होना चाहिए कि पीएचडी की क्या उम्र होती है और जिस तरीके का भारतीय समाज है उसमें कितने लोगों को ये सहूलियत है कि वो पीएचडी कर पाएं। वहाँ से वो शुरू हुआ कि तुम पढ़ के क्या कर लोगे, और अब आप देखेंगे तो ये पढ़ के क्या कर लोगे आगे बढ़ता जा रहा है। पहले लोग पढ़ते थे कि नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरियों का हाल हमने देख लिया है, पेपर लीक्स का ये हाल हो चुका है। मेरे खुद के घर के 2 बच्चे नीट पे बैठना बंद कर चुके हैं, ये कहते हुए कि हम कितने सालों तक और नीट देंगे, इससे अच्छा हम कोई नॉर्मल अपने सरकारी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लेते तो शायद नौकरी मिल जाएगी। और अब वो लोग नीट के सपने से लेखपाल के सपने तक आ चुके हैं और उनमें भी पता नहीं है कि कब वो नियुक्तियां होंगी। तो ये जो पढ़ाई लिखाई को लेकर, एजुकेशन को, एडुकेटेड लोगों को लेकर जो है कि तुम ज़्यादा पढ़ लिख गए हो, ये जो एक तरीके की हीन भावना उनको फील कराने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये आप किस तरह से देखेंगे? पढ़ाई लिखाई को ही आप, मतलब जिस चीज़ से आपको लगता है कि दिमाग खुल सकता है, आप उसी चीज़ को इतना नीचा दिखा दीजिए कि तुमने पढ़ लिख कर कौन सी तोप मारी है। नहीं, देखिए, ये किसी भी व्यवस्था, पॉलिटिकल कल्चर की सबसे बड़ी भूमिका होती है कि आप जागरूकता पैदा करना चाहते हैं या नैराश्य का माहौल बनाना चाहते हैं। बीते एक दशक में हमने देखा है कि जागरूकता के बजाय निराशा का माहौल बनाया गया। और जैसे 16 ईस्वी की आप जेएनयू की बात कर रहे हैं, कितने लोगों को ये परेशानी होने लगी, टैक्स पेयर्स की मनी है, देखो मिसयूज हो रहा है। अब क्या बनाना चाहते हैं? मुझे अपेक्षाकृत कम उम्र में जॉब मिल गई थी, ठीक है, मैं के बाद मैं परमानेंट फैकल्टी हो गया था 25-26 की उम्र में। मैंने पीएचडी उसके बाद की, पीएचडी की स्टडी लीव लेकर के जामिया से, पीएचडी डीयू से की, लेकिन स्टडी लीव जामिया से लेकर के पीएचडी की। और पीएचडी मेरी सबमिट हुई 2000 ईस्वी में, 2000 में मैंने पीएचडी की, 2001। मैं 33-34 साल का था। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि 25-26 में मैंने जॉब ली, लेकिन मुझे इतने वर्ष लगे, क्योंकि पीएचडी आमतौर पे जो लोगों की समझ है वो ऐसी चीज़ नहीं होती है। आप विषय को लेकर के, मतलब फील्ड में जाने से पूर्व आप विषय पर अध्ययन करते हैं, फिर उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है जो सिनॉप्सिस स्टेज से लेकर के आगे तक जाती है, और तब जा कर के आप पूरा करते हैं। फील्ड वर्क का एक, जैसे मेरा दंगों पे काम था, भागलपुर के दंगों पे, तो भागलपुर के उस इलाके में मैं 6 महीने जो रहा, वो गर्मी का महीना था, फोड़े पड़ गए थे, फफोले पड़ गए थे, पूरी गंगा के किनारे की गर्मी अलग तरह की होती। तो अब ये पीड़ा, ये सारी चीज़ें, चाहे जेएनयू के हमारे छात्र साथी हों या कोई, ये पीड़ा उसको समझ में आएगी जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि संवेदना होगी। तो ये संवेदना ख़त्म करने की लगातार कोशिश की गई, और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करने के चक्कर में आपने पूरे के पूरे हायर एजुकेशन के आर्किटेक्चर को
डेमोनाइज करके रख दिया। और यही हाल टिस का है। हम हाँ, किसी भी वही केंद्रीय टिस का। विश्वविद्यालय का नाम लें, जामिया का नाम लीजिए, अभी कुछ और दिनों मैं पहले ही हमने ये पढ़ा भी था कहूं जी। कि इसमें भी अक्सर क्या होता है कि हमारे लिबरल लेफ्ट के साथी वहां के वाइस चांसलर को ब्लेम करते हैं। मैं मानता हूं ये गलत प्रवृत्ति है। एक वाइस चांसलर को कितनी ऑटोनॉमी है मैं जानता हूं, चाहे टिस हो, चाहे डीयू हो, जेएनयू हो या कोई और विश्वविद्यालय हो। आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है उनके हाथ में कंट्रोल है। और अगर वो शिक्षा के प्रति अगर उनका दृष्टिकोण संवैधानिक नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं पॉलिटिकल, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट टू एजुकेशन, हायर एजुकेशन आपका नहीं है, तो आपके दौर में शिक्षा महफूज नहीं है, परीक्षाएं महफूज नहीं है। सिर्फ महफूज है चूंकि आपने एक कानाफूसी जो पहले चलती थी, जिसको हम कहते थे कानाफूसी विधा, जो संघ बहुत प्रैक्टिस करता था, आज वो व्हाट्सएप पे ग्रेजुएट कर गया है। तो वो तमाम लोगों के पास टैक्स पेयर का मनी खराब हो रहा है। 34 साल की उम्र तक देखो बैठा हुआ है। कितना आसान है ये कह देना, ये भूल जाते हुए कि उन 34 साल की उम्र में बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई विलंब से शुरू हुई, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज से उस आते हैं। संघर्ष को तुरंत खारिज कर दिया जाता है जो उन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए किया है। और वही आप देखेंगे कि वही ये इस तरह के डायलॉग आरक्षण को लेकर के भी बिना इस बात को समझे कि अफर्मेटिव एक्शन की जड़ क्या है, क्यों ये आवश्यक है। तो मैं अक्सर ये सोचता हूं कि आज जो देश की हालत हो गई है, मीनाक्षी जी, सरकार बदल जाएगी, आने वाली सरकार मान लीजिए इंडिया ब्लॉक या किसी और की आ गई, फिर भी इस देश में जो ये परिवर्तन आए हैं मानस के लेवल पे, इसको दुरुस्त करने में 1 या 2 चुनाव काम नहीं, 40-50 वर्ष लगेंगे। इतना प्रतिगामी सफर कर दिया हमने जी। यही Regressive मैंने journey। एक सवाल इसमें यही लिखा है कि आपने जब पीएचडी की थी, आपने शांति का रास्ता है आपका, जो बहुत सारी जगहों पर आप शांति के रास्ते की बात करते हैं कि पीस होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में डायलॉग की भूमिका होनी चाहिए। जिस तरह का जहर हम नागरिकों में देख रहे हैं, आए दिन अखबार भरे हुए हैं कि सामने कोई कत्लेआम हो रहा है और लोग चुप हैं। अनशन तो फिर भी छोटी बात है, लेकिन बच्चियों के साथ जो हो रहा है, युवाओं के साथ जो हो रहा है, इतनी हिंसा जिस स्तर पर हो रही है, भाषाई हिंसा अलग है, जहां लोग किसी को कुछ भी बोल दे रहे हैं। स्त्री द्वेष इस कदर बढ़ गया है कि कोई महिला ट्विटर पे कुछ लिख देती है तो लोग आहत होकर उसे जान से मारने की, बलात्कार की धमकी दे देते हैं। इतने हिंसा के, इतने जहरीले माहौल में क्या शांति का रास्ता इतना आसान हो सकता है या कोई संघर्ष का समाधान हो सकता है? मीनाक्षी जी, शांति का रास्ता कभी भी आसान नहीं रहा, कभी भी नहीं। गांधी के दौर में भी नहीं रहा, गांधी से पूर्व भी नहीं रहा। अगर मैं और पीछे जाऊं तो गौतम बुद्ध के लिए भी रास्ता आसान नहीं था, लेकिन ये रास्ता था। लोगों ने कोशिश की, पूर्णतः सफल हुए मैं नहीं मानता, लेकिन शांति के रास्ते पे पूर्ण सफलता ना भी मिले तो आप उस सही रास्ते पे हैं। बीते कुछ वर्षों में हम गलत रास्ते पे हैं। आज लोग नहीं मानेंगे, हो सकता है इस इंटरव्यू के पब्लिश होने के बाद जब आप इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे, ट्रोल बहुत कुछ लिखेंगे, लेकिन ये बताइए, जब जहर इतना माहौल में हो जाए कि एक यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को डिमोलिश करने की बात हो, नक्शे में नहीं गड़बड़ी थी, अप्रूवल नहीं था, लेकिन वो यूनिवर्सिटी है। जब कोविड का समय था तो उन्होंने जो जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस में मेडिकल ऑफिस है, क्योंकि जिला अस्पताल में इतनी जगह नहीं थी, तो आप मानिए उस बिल्डिंग का इस्तेमाल कोविड के जो पेशेंट्स थे उनको रखने के लिए किया गया था। मैं वही कह रहा हूँ। और अलग अलग, ये जौहर यूनिवर्सिटी के अलावा अलग अलग जगहों की अगर मैं बात करूं तो जो एक नज़रिया है, ये जो जहर फैला है ना समाज में, हिंदू मुसलमान, इनसाइडर आउटसाइडर, बाहरी भीतरी, ये जहर ख़त्म नहीं होगा। और ये इस मामले में मेरा कहना है कि जब फिज़ा में जहर होता है ना, तो वो हिंदू नथना को छोड़ नहीं देता है, सिर्फ मुस्लिम नथने में नहीं जाता है, हर नथना ओपन है, उसमें ये जहर जा रहा है। और वो जहर, उसको मैं देख रहा हूं, वो बच्चों की बातचीत में आ गया, वो गली मोहल्लों के सार्वजनिक बहसों में आ गया, और ये हर समुदाय को प्रभावित कर रहा, हर समुदाय के अंदर ये जहर अब दिख रहा। और इस जहर का मैं बताता हूं, इसकी काट चुनाव जीतना है नहीं है सिर्फ। मैं उनसे भी कहता हूं जिन्होंने इस जहर की शुरुआत की थी, उसकी खेती की,
हुजूर एक दिन ऐसा आएगा, ये जहर आपको भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जहरीली हवा ना कहीं जाकर ठहर नहीं जाती है, उसका कोई पुल नहीं होता कि अब इस पुल के आगे नहीं जाएगी। ये एक ऐसा मसला है जिस पर सबको सोचने की जरूरत है, और ये काम बहुत गंभीर है। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को कह देना कि तुम करो ये ना, आम नागरिक को समझना होगा कि मेरे बच्चे, मेरी आने वाली पीढ़ियां इस जहरीले माहौल में सांस नहीं ले पाएंगी। हम बात करें अगर कि मोदी सरकार पिछले कई सालों से क्या कर रही है, हम लगातार हर बार जब भी हम बात करते हैं, आप लेख भेजते हैं, हमारे पास हर हफ्ते एक नया मुद्दा होता है। पिछले साल जून महीने में नया शगुफा आया था SIR का, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आप याचिका करता थे, मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया बिहार वाला, अलग अलग तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मानने से इनकार किया कि जो आप कह रहे हैं कि ये इंक्लूसिव नहीं, एक्सक्लूजनरी एक एक्सरसाइज है। इसका परिणाम हमने बिहार में देखा, इसका परिणाम हमने बंगाल के चुनाव में बहुत स्पष्ट रूप से देख लिया। अब अलग अलग राज्यों में SIR हो रहा है। कर्नाटक जो कि कांग्रेस शासित राज्य है, वहाँ NDA को SIR के तरीके से परेशानी हो रही है। देखिए, अब ये जो पूरा जो सिनेरियो बन के आ रहा है, तो इसमें अगर जो प्रक्रिया है वो इतनी पाक साफ है, तो फिर आपको क्यों लगता है कि किसी एक राज्य में जहां आपकी सरकार नहीं है वहां इस तरह से उसे प्रभावित कर दिया बिल्कुल जाए? सही कह रही है। असल में देखिए, दिक्कत क्या है जो हम लोग तब भी नहीं समझ पाए और आज भी लोग समझने से इनकार करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस खड़े किए थे कि ये ऑटोनोमस होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, इंटरडिपेंडेंट के एक की निर्भरता इस पे रहेगी, ऐसा नहीं था। आज जो एग्जीक्यूटिव का, और इसको मैं मेजॉरिटेरियन एग्जीक्यूटिव कहता हूं, ये मेजॉरिटेरियन का मतलब यहां बहुमतवाद नहीं है। बहुमत तो आवश्यक है सरकार के लिए। मेजॉरिटेरियनिज्म जब आपके इथॉस का, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा होता है, तो आप हर इंस्टीट्यूशन को कंप्लायंट बनाना चाहते हैं, जिसको कहते हैं कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड जुडिशियरी, कमिटेड इलेक्शन कमीशन। They should be committed to citizen, not to the state. कमिटमेंट सिटीजन का ऑन द बेसिस ऑफ द क्राउन। हमारा क्राउन क्या है? हमारा क्राउन है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आधार पर। तो उस वजह से आप देखिए कितनी विसंगतियां हैं। 27 लाख केस अभी भी डाउटफुल हैं बंगाल में। चलिए मैं मान लेता हूं 27 लाख में 10,000 ही माने जाते हैं कि वो ठीक थे, बाकी 26,90,000 गलत थे। उन 10,000 का मिसिंग वोट का कौन जिम्मेवारी लेगा? क्योंकि जुडिशियरी ने बड़ी आसानी से, एक जज साहब ने कह दिया था कि अगले चुनाव में वोट दो। अगले चुनाव में। तो ये ऐसा नहीं है कि एक मील स्किप कर गए, अगला मील खा लेना, यार क्या फर्क पड़ रहा, रोटियां बची नहीं थी, शाम को खा लेना। मतलब इस तरह का कैजुअल लॉजिक हमने कहीं नहीं सुना था। लॉजिक भी क्यों कहूँ, इलॉजिकल चीजें हमने कभी नहीं सुनी थी। अब कर्नाटका में थोड़ी दिक्कत हो रही है, चूंकि प्रीएम्प्ट किया है कई चीज वहां की कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपने स्तर पर करने की। मेरा अभी भी मानना है इस SIR की वजह से एक अंग्रेजी के प्रमुख दैनिक के भूतपूर्व संपादक, मैंने लिखा उसी अखबार में, ये लेख भी लिखा, उनको पासपोर्ट डिनाई हो गया। संभवतः उनको बिटिया की शादी या कहीं जाना था, और उस पर क्या आया कि पासपोर्ट इज अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट ओनली। अब इस देश में हमने ये सब सुना ही नहीं था कि पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। तब तो अगर मैं पूछूं सच में कि प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, किस आधार पर, किस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप भारत के प्रधानमंत्री हैं जो आपकी नागरिकता स्थापित करता है? रिडिकुलस चीजों की एक स्ट्रेंथ होती जा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, फिर उसी जवाब से बाद में विदेश मंत्रालय ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, क्योंकि आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और आपके पुराने पासपोर्ट्स की कॉपी निकल के आ रही है, उसमें कुछ और लिखा हुआ। तो मैं समझता हूँ ये तब होता है ना कि शायद एक सवाल सर ये भी जुड़ता है ना कि अगर आप एक्सेप्शंस की बात करते हैं, जैसे एक नियम का हवाला देते हुए लगातार जैसे ही ये आया था और लोगों ने आलोचना शुरू की, तो जितने सरकारी भोपू अकाउंट्स हैं, चाहे वो मीडिया कर्मियों के हों चाहे बाकी लोग हों, उन्होंने एक नियम का हवाला दिया कि भाई अपवाद भी होते हैं, कई बार नॉन सिटीजन्स को भी दिया जाता है पासपोर्ट। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यही है कि कितने नॉन सिटीजन्स, आप 20 साल का मुझे रिकॉर्ड बताइए कि ऐसे क्या जी आप एक्सेप्शन को रूल नहीं मानते? नहीं, एक्सेप्शंस डोंट फॉर्म द रूल। तो असल में ये तब होती है ना चीजें जब मीडियोक्रिटी इस सरकार का कैरेक्टर है।
तो उसमें क्या होता है कि आपके आर्गुमेंट आज कुछ होते हैं, कल कुछ। आज लोग सड़कों पे आए तो ये आंदोलन जीवी है, कल को आप उन्हीं की बात मान के गुरु नानक जयंती पर उसी कानून को विड्रॉ करते हो। तो कंसिस्टेंसी का तो अभाव है। पर भाजपा भी तो आंदोलन से ही निकली थी, स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया था, ये भी तो पुराने आंदोलन जीवी हुए हैं। नहीं, तो क्या वो अपने इतिहास को भी मुझको नकार इस देंगे? शब्द से ही आपत्ति है। पर चाहे क्या कोई भी व्यक्ति, आप कोई व्यक्ति चाह कर आंदोलन जीवी चॉइस से नहीं होता है। जी, आंदोलन में लोग तभी जाते हैं जब कहीं ना कहीं, असल में क्या है ना कि आंदोलनों के बारे में पढ़ा नहीं, किसी ने एक शब्द बता दिया कि ये कहिए बहुत चलेगा, मीडिया में डिबेट होगी, तो वो डे टू डे गवर्नेंस को भी डिबेट के हिसाब से देखते हैं। ये सरकार, प्रधानमंत्री जी, उनके जो क्लोज सहयोगी हैं कि आज डिबेट के लिए कौन सा शब्द रखूं, उस पर बहस हो और दो दिन विपक्ष उस से पे सवाल बहस। पूछूं। अब विपक्ष से सवाल पूछा जाए। उस संदर्भ में मैंने कहा था कि एक के बाद एक अगर इस गवर्नमेंट की फ्लिप फ्लॉप्स देखें आप, तो एक कंसिस्टेंसी जो गवर्नेंस में होनी चाहिए उसका अभाव दिखता है। हम बात करें जैसे कि अगला जो नया शिगुफा हमारे पास है वो है परिसीमन का। हम परिसीमन को देखते हैं कि विशेष सत्र रखा जाता है और फिर उसे महिला आरक्षण बिल से जोड़ दिया जाता है। फिर इस पर डिबेट होती है कि महिला आरक्षण बिल को, एक अंग्रेजी का बड़ा अखबार है उसने भी ये गफलत फैलाई अपनी हेडलाइन में कि कैसे महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा पे यही सरकार नहीं बोलती है। जितने स्त्री द्वेषी बयान भाजपा नेताओं ने दिए हैं उससे ज़्यादा का रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो हम नए नए शिगुफे हर हफ्ते का, क्योंकि मैं एक साप्ताहिक प्रोग्राम करती हूँ और उसमें मुझे पता है कि अच्छा ये हो गया, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक नया शिगुफा आता है और हम उस पर बात करते हैं। असल में हमें बात जिन विषयों पर करनी चाहिए, जैसे ही आपने शुरुआत में कहा था कि हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखें, हम शिक्षा व्यवस्थाओं को देखें, हम नौकरियों को देखें, हम इन पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों इन पर बात करने के लिए हमें सोनम वांगचुक का सहारा लेना पड़ता है? क्या इंडिपेंडेंटली ये विषय इतने बड़े नहीं हैं? नहीं, हम सोनम वांगचुक के सहारे भी बात नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं समझता हूं कि आप लोग ऑल्टरनेटिव मीडिया प्लेटफॉर्म आप बात कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म में और हम कहते हैं हम ही मुख्य धारा हैं। हम नहीं मानते उन्हें मुख्य धारा। मैं सहमत हूं, आई टेक बैक माय वर्ड्स। लेकिन जो पारंपरिक रूप से जी, जो लीगेसी मीडिया है, जिनके हाथ, मतलब मैं उसको दूसरे शब्दों में कहूं, कॉर्पोरेट ड्रिवन मीडिया, कॉर्पोरेट ड्रिवन मीडिया में आप इस चर्चा को ही नहीं सुनेंगे। आज ही मैंने एक इंटरव्यू दिया है कई अलग मसलों पे, लेकिन एक सवाल दूर से भी वहां नहीं पहुंच रहा था, या एजेंसीज मेरे पास आती हैं, उनके भी सवालों की फहरिस्त में ये कभी नहीं हुआ करता है। मैं सिर्फ ये मानता हूं कि इस सरकार के अपने स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है कि कम से कम मौलिक समस्याओं पर कैमरा जीवी दृष्टिकोण से मत देखिए। उन्हीं के शब्दों को मैं थोड़ा बदल के कहता हूं, कैमरा जीवी बन के मत देखिए। आपको और ईश्वर करे खूब सारे मेडल मिले जिसमें ग्रामर की त्रुटियां ना हो देश के नाम में, लेकिन ये जरूर बताएं कि लोगों के हक में उस मेडल का क्या महत्व है, लोगों की जिंदगी में कितना सुधार हुआ, लोगों की दैनंदिन की समस्याओं को आप कितना एड्रेस कर पाए। क्योंकि इस पर अगर रिपोर्ट कार्ड इस सरकार का होगा तो उसमें शून्य ही दिखेगा। जैसे जो मैं बात कर रही थी, जहाँ से शुरू हुई थी, परिसीमन की बात है, उससे आप किस तरह, क्या आप भी उसे उसी तरीके के, जैसे हम लोग अब 10 साल में हम लोगों की इतनी प्रैक्टिस हो गई कि हमें पता है कि ये कितने दिन चलना है और ये सिर्फ टाइम टालने के लिए, जिसको कहते हैं ना कि हाँ समय गुजारने के लिए कुछ करना था तो परिसीमन पे करते हैं, उसके बाद में थोड़ी देर हल्ला मचेगा और फिर ये खत्म हो जाएगा। देखिए, मैं परिसीमन को लेकर के पिछली बार भी जब ये बिल एक आवरण में लाया गया, इंटरेस्टिंग है, वुमेन रिजर्वेशन बिल को, जो कि ऑलरेडी पास हो चुका था, अनडेटेड, मेरी स्मृति में ये पहला बिल था जो नई पार्लियामेंट में बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के पास हुआ, जिस बिल में ये लिखा हुआ नहीं था विथ इफेक्ट फ्रॉम। नॉर्मली बिल्स में जब गजट होता है लिखा होता है विथ इफेक्ट फ्रॉम। खैर, आप ले आए, मर्जी है आपकी। परिसीमन के लिए कुछ भी दस्तावेज उसमें मसौदे में नहीं था। ग्रेप वाइन में इधर उधर की चल रहा था 50% अक्रॉस स्टेट्स। अब साउथ में इसको लेकर के चिंता है और उनकी वाजिब चिंता है। मैं बिहार का हूं, मुझे पता है मेरे राज्य में इस फॉर्मूले से, अगर ये फॉर्मूला मसौदा का हिस्सा है, सिर्फ गृह मंत्री के जहन में नहीं घूम रहा है,
हमारी 60 सीटें हो जाएंगी, जो बेहद आवश्यक है। कॉन्स्टिट्यूंसी की साइजेस बहुत विशाल हैं, 25 लाख 28 लाख एवरेज साइज है, यूपी में यही हो। लेकिन सदर्न स्टेट्स का मानना है कि जब ये फ्रीज हुआ था और वो दौर था, कई चीज़ों को फैक्टर इन किया गया। उनको लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस की वजह से रिवॉर्ड के बदले हमें पेनलाइज किया जा रहा है, क्योंकि अक्रॉस 50% बढ़ने का जो मैथमेटिकल प्रोपोर्शनैलिटी है वो साइकोलॉजिकल प्रोपोर्शनैलिटी से बिल्कुल विलग, और उसको और बढ़ाती है उस फासले को। और हम तो डेटा भी 2011 की जनगणना का ले रहे हैं, हाँ, अभी जो 2011 नई चल रही है उसके बारे में उसका हम ले नहीं ही बात- नहीं रहे। जी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत क्रिटिकल क्षण है। आपको संकीर्ण दायरों से ऊपर उठ के सोचना होगा। आइए एक बास्केट ऑफ पैरामीटर्स तैयार करें। उन पैरामीटर्स के बेसिस पे सदर्न स्टेट्स को भी ये ना लगे कि जो इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स का हिस्सा थे, उसमें यूनियन इज डिसाइडिंग अबाउट द स्टेट्स, नॉट द अदर वे अराउंड। स्टेट्स यूनियन की शेप को और क्या डिसीजन मेकिंग हो उसको तय करें। मैं समझता हूं कि ये संभव है, बशर्ते आपके एटीट्यूड में माई वे और हाईवे वाला एरोगेंस ना हो। जी, आपने बिहार का जिक्र किया। बिहार में राजद का जो परफॉर्मेंस था उस पर लगातार सवाल उठे विधानसभा चुनाव के बाद। इस समय क्या चल रहा है? लगातार विपक्ष के नेताओं से ही पूछा जा रहा है, मीडिया भी विपक्ष के नेताओं से पूछ रहा है। जो भाजपा का आईटी सेल है उसके भी सभी सवाल भाजपा जो विपक्षी नेता हैं उनकी अटेंडेंस के बारे में कि आप कहाँ नहीं दिख रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं। क्या चल रहा है असल में राजद में इस समय? क्या संगठन सोच रहा है आगे के बारे में? देखिए मीनाक्षी जी, एक बात बताऊं, आज भी अगर आप इंडिविजुअली अलग अलग पार्टी को लें तो एक इंडिविजुअल पार्टी के रूप में हमारा सबसे बड़ा कद है वोट शेयर और बाकी मसलों पर बूथ लेवल पेनिट्रेशन। चुनाव हम हार गए। अब चुनाव क्यों हारे ये मैं कई बार बोल चुका हूं, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आप देखें, मैंने खुद 3 चिट्ठियां लिखी थी चुनाव आयोग को कि इस पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान पाबंदी लगाई दी जाए। इस योजना को नहीं रोकना है, लेकिन पूरे सिस्टम ने, केंद्र और राज्य की सरकार ने एक चलाया कि ये 10,000 ही सिर्फ नहीं है, 1,90,000 और मिलेगा, यानी 2 लाख रुपए की प्रॉमिस के साथ वो चुनाव हुआ। तो ये अनइक्वल था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव की एक महत्वपूर्ण प्री रिक्विजिट होती है लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड का अभाव था, हम चुनाव हार गए। लेकिन एक बात स्पष्ट है, हमारे समक्ष चुनौतियां हैं। ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत स्मूथ चलने की संभावना है, लेकिन हम चीज़ों को दुरुस्त कर लेंगे। और ना सिर्फ इलेक्शन के अगले इलेक्शन के आने से पहले, बल्कि लोगों के सवाल पर बेहतर पहलकदमी कैसी हो, इसको भी 2 से 3 महीने के अंदर बतौर एक मजबूत विपक्ष के हम लोगों के समक्ष जाएंगे। इस वक्त राजद के नेता तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव की छवि उनके पिता से बिल्कुल अलग है। जहां लालू प्रसाद यादव को माना जाता था कि वो आराम से, आसानी से जनता के बीच घुल मिल जाते हैं और वो उनकी यूएसपी हुआ करती थी। कुछ पत्रकारों से बात हुई और उन पत्रकारों का ये कहना था कि तेजस्वी जी तक रीच आउट करना बड़ा मुश्किल है, बड़ी उन तक पहुंचने की सीढ़ियां कई हैं, और ना ही वे उस तरीके से जैसे लालू यादव जी जाकर जनता के बीच बैठ जाते थे या चौपाल लगा के बैठते थे और आम लोग होते थे, कार्यकर्ता को नाम से जानते थे, वो ऐसा तेजस्वी जी के साथ नहीं है। तो ये तुलना क्या सही है? मैं समझता हूँ कि इस तुलना में थोड़ा पूर्वाग्रह के तत्व हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि मैं वाकिफ हूँ। देखिए, कोर्स करेक्शन तो हमेशा गुंजाइश रहती है, लेकिन लालू जी और तेजस्वी जी 2 अलग कालखंड के भी हैं, ये भी हमें सोचना होगा। लालू जी के वक्त में इस तरह की चीज़ें नहीं थी, मीडिया का या इन्फॉर्मेशन का ये स्वरूप नहीं था। दूसरा, उनका एक अंदाज नैसर्गिक था और उस अंदाज की कॉपी तो अलग अलग पार्टीज में लोग नहीं कर सकते। अगर मैं सच कहूँ तो संभव ही नहीं है, लेकिन इनका तौर तरीका अलग है। कोई ये कहे कि रीच आउट करना मुश्किल है, तो मैं समझता हूँ कि ये अभी 6-8 महीने में इस तरह की चीज़ें प्लांट भी हो रही हैं जो कि सच्चाई से मीलों दूर हैं। और मैंने कहा ना कि हर चीज़ का जवाब है
कि वो खुद 2-3 महीने में आपको भी स्पष्ट हो जाएगा कि विपक्ष के किस भूमिका को लेकर के लोगों के समक्ष जा रहा है। पार्टी में अंदरूनी कलह की खबर आती रहती हैं, यादव परिवार में आपसी झगड़े झंझट की खबरें आती रहती हैं, क्या वो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं? मैं समझता हूं कि जो भी खबरें आप देख रही हैं, जो कम होती हैं, ज़्यादा दिखाई जाती हैं, लेकिन वो सब रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे परिवार के अंदर हो या व्यापक दल के परिवार का हो, वो इस दल को कमज़ोर होते देखना नहीं चाहता। ये किसी की भी ख्वाहिश नहीं है। मैं और आप अगर दोनों आरजेडी में हैं और मैं आपसे थोड़ा वैचारिक रूप से भिन्नता रखता हूं, फिर भी हम दोनों नहीं चाहेंगे कि दल कमज़ोर हो, क्योंकि दल कमज़ोर होगा तो हम होंगे कमज़ोर। और ये चुनौतियां जिनका आप जिक्र कर रही हैं वो सबको पता है और उसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। एक और सवाल था, 2 दशकों का साथ है राजद और कांग्रेस का, बहुत समय से आप लोग साथ लड़ रहे हैं, आप वहाँ एक सीनियर पार्टनर की भूमिका में है जो आरजेडी है। ऐसा कभी क्यों नहीं होता कि गठबंधन से अलग हटकर, आप चुनावों की अगर मैं खास तौर पे बात कर रही हूँ, कि गठबंधन से अलग हटकर क्यों हम नहीं सोचते हैं कि राजद अलग से चुनाव लड़ेगी? देखिए, ऐसा बीते कई वर्षों से तो हुआ नहीं। थोड़ा इसमें आपको राष्ट्रीय जनता दल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और सोनिया जी के रिश्ते को भी देखना होगा। जब सोनिया जी 2003-4 की मैं बात कर रहा हूँ, तो शायद जब कांग्रेस के कुछ लोग भी अलग अलग डाउटफुल बयान दे रहे थे, तो चट्टान की तरह एक व्यक्ति खड़ा था सोनिया जी के पीछे और उनका नाम लालू प्रसाद जी था। तो वो एक विरासत है जिस पर तेजस्वी जी ने, उस नींव पर जो इमारत बनी अभी तक, चाहे कांग्रेस के साथ हो, वाम दलों के साथ हो, या जो अभी हाल के दिनों में आया, तो उस इमारत में नींव वो है। और मुझे उम्मीद है कि गाहे बगाहे जो भी डिफरेंसेस होते हैं वो लार्जर इंटरेस्ट में रिजॉल्व हुए भी हैं और हो भी जाएंगे। विपक्षी एकता का जो सपना है, वो कहाँ तक साकार हो सकता है? देखिए, अंततः तो इसको साकार होना ही होगा। अगर हिंदुस्तान का जो सपना हमारे फ्रीडम फाइटर्स का था, अगर उस सपने को सुरक्षित रखना है, महफूज रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है, तो विपक्ष के तमाम दल, और विपक्ष ही क्यों, तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे विश्वविद्यालयों में हों, कारखानों में हों, उनको एक साथ आना होगा। अन्यथा मैं समझता हूं कि वो जो एक साझा सपना था हिंदुस्तान को लेकर के, उसको दिक्कत होगी। जी, हम क्षेत्रीय दलों की बात करते हैं। भाजपा ने जिस तरह से टीएमसी को बांट दिया है, शिवसेना के टुकड़े हो गए हैं, एनसीपी के टुकड़े हो गए हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों में छोटे छोटे दलों के टुकड़े हुए थे, पेमा खांडू अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में आए थे और फिर सीएम बने अरुणाचल में। इस तरीके से हमने देखा जो क्षेत्रीय दल हैं वो हमेशा भाजपा के निशाने पे रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोगों को ऑफर्स मिले हैं करोड़ों रुपया के कि आप पार्टी तोड़ दीजिए, फूट डाल दीजिए। विपक्ष मुक्त भारत क्यों चाहता है भाजपा? देखिए, ये मैंने जो कहा था ना कि एक मेजॉरिटेरियन टेंडेंसी है। विपक्ष मुक्त भारत ही नहीं, वो अक्सर बोलते हैं ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये इलेक्शन वाली बात ही खत्म करना चाहते हैं। 1 नेशन 1 पार्टी, वॉट एवर इन द नेम ऑफ इलेक्शन। एक राष्ट्र, एक दल, और जब तक संभव हो एक नेता, उसके बाद फिर उस नेता की मर्जी से या उनकी मर्जी पे चढ़ के कोई दूसरा नेता। ये उनकी अंदरूनी ख्वाहिश है। वो शुरुआत किए थे कांग्रेस मुक्त भारत से। मुझे याद है ये 13-14 ईस्वी में ये शब्द मैंने पहली बार सुना था। मुझे स्मरण है, एक बड़े पत्रकार हैं, आजकल अपना चैनल चलाते हैं, उसमें मैंने कहा था उनसे कि मैंने कभी डेमोक्रेटिक पार्टी से नहीं सुना है कि लेट्स हैव रिपब्लिकन फ्री अमेरिका, या रिपब्लिकन पार्टी से नहीं सुना है लेट्स हैव अ डेमोक्रेटिक फ्री पार्टी फ्री अमेरिका। ये मूलतः हिंसक, ये सोच हिंसक है। और जो आप एक पीछे के सवाल में कह रही थी भाषाई हिंसा, भाषाई हिंसा भौतिक हिंसा को जन्म देती है। तो ये भाषाई हिंसा है जो वो विपक्ष के साथ करना चाहते हैं। अब आइए हाल के दिनों में इन्होंने जो किया, ये एक बात भूल रहे हैं, पहले तो नहीं थे क्षेत्रीय दल, कांग्रेस थी,
जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। क्षेत्रीय दल नहीं थे। 60वीं दशक में क्षेत्रीय दलों का जन्म हुआ और ये बाइनरी भी गलत है, क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय। मैं आपको कई क्षेत्रीय दलों के नाम गिना सकता हूं जिनका राष्ट्र के सरोकार और सामाजिक न्याय, अभिव्यक्ति की आजादी के सरोकार राष्ट्रीय दलों से बेहतर है। बल्कि सच कहूं तो क्षेत्रीय दलों ने, प्रेशर कुकर आपने देखा है, उसमें सेफ्टी वाल्व होता है। रीजनल पार्टी सेफ्टी वाल्व है। वो रीजनल एस्पिरेशन को व्यापक कैनवास में कंटेन करने में आपकी मदद कर रहे हैं। अगर आपकी ख्वाहिशों की फेहरिस्त में ये शुमार हो गया है कि रीजनल पार्टीज को खत्म कर देना है, तो आप संभवतः भारत के जो पूरा एक नक्शा है ना, आप उसके साथ भी कंफर्टेबल, खासतौर पर लोकतंत्र की, जिसको आप कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, आप उसी को खत्म कर देना चाहते हैं। बिल्कुल। कई बार हमने देखा कि जो विपक्ष को खत्म करने की बात है ये वहां तक पहुंच जाती है जहां संसद में, सदन में विपक्षी नेताओं के बोलने से भी आपत्ति होती है। आपके भाषण देखें तो उसमें लगातार टीका टिप्पणी चलती रहती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के भाषण में देखें तो पिछली बार वो एक किस्सा सुना रहे थे, उस पर लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं जी, वो उस शब्द से आहत हो गए थे। ये किस तरीके का पैटर्न बनाता है? क्योंकि संसद एक ऐसा पटल है जहां पर लोग चाहते हैं उनके प्रतिनिधि जो बात करें वो जनता तक पहुंचे। अगर आप अपनी बात बोल देंगे तो वो एकालाप है, वो वार्तालाप नहीं है ना, वो चर्चा का स्वरूप है। आपने एक बार इस बारे में बात भी की थी कि एकालाप और वार्तालाप का जो स्वरूप बन रहा है। हालांकि जब हम संसद में जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा में जाते हैं, वहां किसी को ना बोलने देना, क्या जनता ने जो उन्हें प्रतिनिधि बनाया उस जनता का अपमान नहीं है? बिल्कुल अपमान है, लेकिन इन्होंने अपमान में कोर कसर कहाँ छोड़ रखी है। अभी आप जब रीजनल पार्टीज की बात कर रही थी, लोग कहते हैं कि तृणमूल का संकट है, शिवसेना का संकट है। ना, ये उन दोनों पार्टियों का संकट नहीं है, उद्धव जी और ममता जी का संकट नहीं है। ये संकट वोटर का है। वोटर के चयन पर को आपने खारिज किया, उसको नेस्तनाबूद कर दिया। बस एक चीज, जितने भी अथॉरिटेरियन लीडर्स हैं वो डायलॉग में यकीन नहीं करते हैं, मोनोलॉग में यकीन करते हैं। अब अगर आप देखें प्रधानमंत्री जी का ये जो प्रयोग है, कई वर्षों से चल रहा मन की बात, ये मन की बात क्या है? ये एकालाप है। क्योंकि कम्युनिकेशन के आप स्टूडेंट हैं, ट्रांसमीटर और यहाँ रिसीवर होता है, और रिसीवर से ट्रांसमीटर फीडबैक लेता है तो कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पर ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है, रिसीवर तक जा रहा है, रिसीवर कुछ नहीं कर सकता है। तो ये इनका मॉडल है कम्युनिकेशन का। तो इसी मॉडल को ये संसद के अंदर भी रखते हैं। एकालाप, वार्तालाप के लिए कोई जगह नहीं, और जो वार्तालाप की बात करे वो देश का दुश्मन है। आप मीडिया के भी साथ ही लिखने लगते हैं। अगर हमने डिसरप्ट किया, क्योंकि वार्तालाप की गुंजाइश नहीं है, तो देखो इतने करोड़ पर मिनट खर्च होते हैं संसद के, वो सब क्या है? डेमोनाइजेशन का उपकरण है। जी, यहाँ जो मैं एक सवाल, जी ये सवाल था मेरा, एनसीपी के नेता जो बट कर गए हैं, शिवसेना के नेता, क्या कहीं ना कहीं ये जनता के साथ तो धोखा है ही, पर ये सवाल जो नेता हैं जो फूट कर जा रहे हैं उनकी ईमानदारी पर भी तो है। जिस तरह से हमने टीएमसी में मची खलबली देखी, और इसके कयास पहले से लगाए जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से ये सब सामने आया अचानक से पुराने नेता जो हैं, जो विधानसभा में जाकर नेता कह रहे हैं कि स्पीकर हमारा होगा, ममता की पार्टी नहीं है ये चुनाव में अगर सफलता मिली होती टीएमसी को तो क्या ये सीन अलग होता? नहीं, देखिए इसको, और फिर उन नेताओं का जो जमीर है उसके बारे में हम क्या कहेंगे? उनके जमीर की तो बात ही ना की जाए, मैं उस पर बाद में आऊंगा। ये बीजेपी का जो पूरा मॉडल है ना, मैं थोड़ा आपको इजराइल का मॉडल बताता हूँ। इजराइल में 2 पार्टी है, लिकुड और लेबर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। दोनों में वैश्विक दर्शन में कोई फर्क नहीं है, छोटे मोटे स्ट्रैटेजिक डिफरेंसेस हैं, स्ट्रैटेजिक इश्यूज पे, गाजा को लेकर के, पैलेस्टीन के चरे इसको लेकर के कोई डिफरेंस नहीं है। तो संघ और बीजेपी की सोच में उन्हें विपक्ष भी अपने जैसा दिखने वाला चाहिए। तो तृणमूल को वहां कैसा चाहिए? तृणमूल के बदले वैसा तृणमूल जो मेरा मिरर इमेज हो। तो उन्होंने वह पार्टी में जो किया, और कमोबेश ये कोशिश अभी ये बहुत जगह और करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी। रही बात ये जो लोग टूट के गए,
मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ये पॉलिटिक्स को बहुत शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं। इनमें से किसी का भी नाम इतिहास याद नहीं करेगा, कम से कम इस रूप में कि इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, आपने पानी फेर दिया। और सबसे बड़ा, ये क्यों गए, इनको क्यों बुलाया, कितने की डील हुई, उससे महत्वपूर्ण है कि आपने इस देश के वोटर का अपमान किया, उसके चॉइस पर को आपने कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। अब वोटिंग करते वक्त जनता अगर सोचेगी कि मैं ए को वोट कर रहा हूं, बी को रिजेक्ट कर रहा हूं, और वो ए जीता हुआ रिजेक्टेड के पास जा रहा है, तो अंततः ये सिर्फ ममता जी या उद्धव जी का के साथ धोखाधड़ी नहीं है, ये इलेक्टोरल सिस्टम का मैनिपुलेशन है, और जिसका खामियाजा उन लोगों को भी भुगतना पड़ेगा जो आज तालियां बजवा रहे हैं या बजा रहे हैं। जी, लेकिन जब वो चुनाव आयोग के पास जाते हैं तो चुनाव चिन्ह भी जो फ्रैक्शन टूटा है उसे मिल जाता है। जो जितने फैसले होने होते हैं इस आधार पर कि हाँ दल बदल हुई है, कानून का उल्लंघन हुआ है, उस सब का कोई खामियाजा नहीं भुगतना शिकायत पड़ता। करूं मैं चुनाव आयोग की? अब दिल नहीं करता। जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की थी तो मेरी मीटिंग भी हुई थी, और मैंने कहा भी था एक लाइन, मैं दोहरा रहा हूं। मैंने कहा था, मुख्य चुनाव आयुक्त जी, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, हिंदी का एक शब्द है सुनना, हिंदी में क्रिया सुनना, अंग्रेजी में उसके लिए दो शब्द हैं, लिसनिंग और हियरिंग। आप लिसनिंग नहीं करते हो, हियरिंग करते हो। हियरिंग का मतलब होता है कि मैं मीनाक्षी जी से बात कर रहा हूं, उनको सुन रहा हूं, लेकिन पंखे की आवाज भी सुन रहा हूं, उस कमरे में क्या चल रहा हो उस पर भी मैं अपने कानों को चाहता हूं कि वहां तक आवाज आए, यानी मैं सुन नहीं रहा हूं। और अगर मैं आपको सुन रहा हूं तो मैं पंखे की आवाज नहीं सुन रहा हूं, उस कमरे की गतिविधियों से वाकिफ नहीं हूं। ये मैंने कहा। ढाक के 3 पात, एरोगेंस। फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा, और अक्सर मैं वो करता हूं कि जब कोई सामने वाला नहीं सुनता है तो मैं चिट्ठी लिख देता हूं उसको, और चिट्ठी लिख देता हूं, अखबार में किसी में छप गया। मैंने सोचा ऐसे नहीं सुन रहे हो, वैसे तो सुनिएगा। अखबार तो टेबल पे जाता होगा, इलेक्शन कमीशन से संबंधित है तो शायद आपके सबऑर्डिनेट स्टाफ आपको कटिंग करके देते होंगे कि ये आर्टिकल आपके बारे में आया। तो शिकायत किससे करूं? मतलब ये पंच परमेश्वर प्रेमचंद जी वाला तो मामला रहा नहीं, कि ईमान के डर से, बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे। तो यहां तो बिगाड़ ना हो तो ईमान की परिभाषा ही बदल दी है। बस उम्मीद करता हूं जुडिशियरी ना इन्फेक्ट हो, क्योंकि वो अंधी गुफा में आखिरी उम्मीद है। हम बहुत सारे विषयों पर बात कर चुके हैं, आपने लगातार साहित्य के रेफरेंस दिए हैं। आप साहित्य में जब पढ़ रहे हैं तो लगातार ये वैश्विक फिनोमिना आ गया है कि पढ़ने में रुचि कम हो रही है। आप पढ़ने की रुचि को लेकर, और ख़ासतौर पर जो अभी नई जनरेशन है, क्योंकि सब मोबाइल में बिजी रहते हैं, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं पढ़ने को लेकर? देखिए मीनाक्षी जी, मुझे मतलब मैं इस जनरेशन से शिकायत के लहजे में नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि पॉलो फ्रेरे का एक था कि द वन हु फॉरगेट्स द वर्ड फॉरगेट्स द वर्ल्ड। यानी शब्द अगर आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, गढ़ते हैं, तो आप दुनिया को गढ़ने में मदद करते हैं। जैसे एक छोटा उदाहरण दूं, मैं इस जनरेशन को, जो लोग देख रहे होंगे आपका ये हमारे साथ आपकी बातचीत, उनको कहूं कि पढ़ना इमेजिनेशन का दायरा बड़ा करता है। जैसे मैं एक छोटा उदाहरण दूं, जैसे आप सब वाकिफ होंगे, जैसे ईदगाह कहानी बहुत पॉपुलर कहानी है, इसलिए उदाहरण लिया। ईदगाह कहानी पढ़िए, तो हमारे दौर में हम कहानी पढ़ते थे, लेकिन अमीना की तस्वीर उभरती थी, हामिद दिखता था। अब वो जो एक इमेजिनेटिव दायरा था, वो आज की जनरेशन को, चूंकि आप अगर ईदगाह को विजुअल मीडियम में ही देख लोगे ना, तो वो आप दूसरे का इमेजिनेशन देख रहे हो। आप अपने इमेजिनेशन से हामिद की दादी को नहीं देख रहे हो, हामिद को नहीं देख रहे हो, या गोदान, मतलब उबले आलू का जब उसमें कफन में जिक्र होता है, कफन में, तो हम फील कर सकते थे कि आलू उबल रहा है, महक आती थी आलू की।
ये चीज़ें, इन चीज़ों से महरूम हो रही है ये जनरेशन। और ये मुझको लगता है कि ऑप्टिमिस्टिक नोट पे मीनाक्षी जी इट शैल कम बैक, क्योंकि एक पीढ़ी को अब ये एहसास हो रहा है। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को ही देखूं, मुझे याद है एमए में हम लोग बैक टू फ्लैप किताबें पढ़ते थे। अब मैं जब जाता हूं तो मान लो किसी ने पूछा कि सर इस पर क्या पढ़ लें, मैंने अगर कहा कि ये सर कितना से कितना पेज नंबर, ये सवाल हमने कभी अपने टीचर्स से नहीं किया था, क्योंकि लगता था कि कोई 4 पन्ना मेरे लिए एक बूटी का काम नहीं करेगा। मुझे उस किताब के पूरे कैनवास को फ्लैप टू फ्लैप देख करके अपने हिसाब से चीज़ें ग्रहण करनी होंगी। और वही चीज़ मैं समझता हूँ कि हर विधा के साथ है, कविताओं के साथ है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता, झांसी की रानी वाली, हम इमेजिन करते थे कि हम वहाँ हैं, हम देख रहे हैं। या पुष्प की अभिलाषा, ये सारी चीज़ें तो वो एक इमेजिनेशन जिसको विजुअली हम इमेजिन करते थे टेक्स्ट के साथ, उसका अनुपस्थित हो जाना, उसका मिसिंग हो जाना, ये हमारी पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ठीक नहीं है। आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं? बहुत चीज़ें हैं। अभी उमर खालिद की किताब है, उसको पढ़ रहा हूँ। एक महमूद फारूकी की है तिहार पे, वो है। रोमिला जी की किताब है जो काफ़ी, तो 3 तो ये हो गई। फिर कल एक शिक्षक आए थे, उन्होंने विजय देव नारायण शाही पे कुछ दिया है, तो उसको देखने की, पढ़ने की कोशिश। और चूँकि पढ़ने के साथ साथ एक रिव्यू लिखने की भी चीज़ रहती है, तो प्रेशर ये भी होता है कि एक एक पन्ने को बहुत गौर से पढ़ा जाए। तो अभी डेस्क फुल है। मैंने कई किताबों का जिक्र नहीं किया, जैसे बताऊं, एक और किताब है, हाँ, ये इंडियन कैलिफेट इमरान मुल्ला की है। ये सुरेश पंत जी की किताब, भाषा के बहाने। तो ये और अलग अलग विधा है, मतलब ऑटोबायोग्राफी भी कुछ है, कुछ ट्रैवल पे है, कुछ भाषा को लेकर के है। अगर आपको कोई एक सूची बनानी हो कि ये 5 चीज़ें, चाहे वो कविता हो, निबंध हो या उपन्यास हो, कहानियाँ हो, अगर एक छोटी लिस्ट आपको बनानी हो कि जो आप चाहते हैं कि जो हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में हो, जो पढ़नी चाहिए लोगों को, अगर वो चाहते हैं, उनकी रुचि पढ़ने में है, तो ऐसी कौन सी वो 5 चीज़ें होंगी जो आप 5 किताबें? बहुत मुश्किल प्रश्न आप मुझे दे रही हैं। किताबें या कहानियां या कुछ ऐसे, आप जैसे आपने ईदगाह का नाम लिया कि ये तो जरूर पढ़नी चाहिए। ईदगाह पढ़नी चाहिए सबको। या कोई ऐसी कविता हो जो पढ़नी चाहिए, कि दिनकर को पढ़ना चाहिए या गुप्त जी को पढ़ना चाहिए? ईदगाह सबको पढ़नी चाहिए। ईदगाह इसलिए भी पढ़नी चाहिए कि बाल मनोविज्ञान को समझना सबको चाहिए। चिमटे के माध्यम से पूरा समाज चित्रित हो गया और कोई फासला भी नहीं दिखा हिंदू मुसलमान का, इसलिए पढ़नी चाहिए। टोपी शुक्ला सबको पढ़नी चाहिए, मेरी बड़ी प्रिय किताब है। फिल्म के कोई भी डायरेक्टर साहब सब मुलाकात होती है, सबसे एक बार विनती करता हूँ इस पर एक फिल्म बनाइए, क्योंकि शायद जब लिखी गई थी उस वक्त उतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी इस दौर में ज़रूरत है। कविताएं बहुत हैं, मतलब एक कविता जो मैं चाहूँगा कि एक और किताब में चाहूँगा कि सब पढ़ें, तुलसी राम जी की, उनकी जो बायोग्राफी, 3रा खंड भी आने वाला था लेकिन 2 में है, मुर्दहिया मरीचिका, वो पढ़नी चाहिए। और थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ कि मंटो, टोबा टेक सिंह, उसी श्रृंखला में मैं रखूँगा कि टोबा टेक सिंह को पढ़ना चाहिए। कुंवर पाल जी की कविता, वो दुष्यंत, ओम प्रकाश वाल्मीकि, और कई ऐसी चीज़ें हैं। मतलब बहुत मुश्किल है ये कहना कि क्या, जैसे परसों एक लेख लिखा था मैंने कि लिखना क्यों चाहिए और क्यों लिखते हैं। अब लगता है आपसे बातचीत के बाद मैं एक लेख लिखूंगा कि पढ़ना क्यों चाहिए और क्यों पढ़ना बंद नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी के पाठकों के लिए अगर आपका कोई सजेशन हो तो?
अंग्रेजी के पाठकों के लिए मेरा मानना है कि फिक्शन या नॉन फिक्शन, आप कुछ भी, आपकी सलाह है तो। अंग्रेजी के पाठकों को तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले बेसिक अगर आपको रुचि है तो ओ हेनरी एज अ ऑथर स्टोरी टेलर में जानना चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत बदलाव की ओर देख रहे हैं तो थोड़ा पॉलो फ्रेरे को पढ़ें, डेविड हार्वे को पढ़ें। हाल के दिनों में मैंने नियाल फर्गुसन को पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें। जी, सिनेमा में भी आपकी गहरी रुचि है, आप लगातार सिनेमा को अपने लेखों में जगह देते रहते हैं। क्या आप ओटीटी भी देखते हैं? ओटीटी ही ज़्यादा देखना शुरू किया था। ये कोविड का एक जो कहते हैं ना, वो जो दौर था जिसमें थोड़ी स्पेस, थोड़ा टाइम भी था, तो ओटीटी से ज़्यादा, बल्कि सब बहुत सारी मेंबरशिप उसी दौर में ली हमने, और कई लोगों की सिमिलर कहानी है। फिल्में देखने का शौक था मीनाक्षी जी, ऐसा नहीं विद्यार्थी जीवन से, लेकिन पहले फिल्में देखना का मतलब होता था गाने, हीरो हीरोइन। 2000 ईस्वी के आसपास थोड़ा सीखना शुरू किया कि सिनेमा देखना कैसे चाहिए और सिनेमा देखना क्या होता है। स्क्रीन पे आंख गड़ा करके हीरो हीरोइन की हमने उस दौर में जब विद्यार्थी जीवन में तो हिम्मत वाला भी देखी थी, लेकिन बाद के दिनों में सिनेमा देखने को सीखना शुरू किया और उसी के बाद लिखना शुरू किया। तो जो आज एक माध्यम के तौर पर आप सिनेमा को कैसे देखते हैं? जिस तरह से पिछले कुछ सालों में फिल्में आई हैं जिनको प्रोपेगेंडा फिल्में कहा गया है, एक क्राफ्ट के तौर पर हम सिनेमा को बहुत ऊंचा आला दर्जा देते हैं, पर जब हम देखते हैं कि जब ये इस तरह की फिल्में आ रही हैं, एक फिल्म आई थी नरेंद्र मोदी जी के खुद के नाम से, लेकिन अगर वो फिल्में आ भी रही हैं तो उसमें जो चीज़ है वो क्राफ्ट मिसिंग है। अगर आप सिर्फ एक सिनेफाइल के तौर पर उस फिल्म को देखने जाते हैं, कुछ फिल्मों की तो हिम्मत नहीं है, पर कुछ फिल्में जो थोड़ी बहुत हम सब देख चुके, और जो लोग अपने आप को सिनेफाइल कहते हैं, जो बिना किसी पूर्वाग्रह के फिल्म देखने जाते हैं, मैंने उन लोगों से बात की जो सिनेमा के विद्यार्थी हैं। उनका कहना था कि हम वो फिल्म प्रोपेगेंडा के नाम पर भी देख लेते, लेकिन उसमें क्राफ्ट मिसिंग है। उस फिल्म में कुछ भी नहीं मिलता आपको सिवाय एक तरीके के एजेंडा के। इस फिनोमिना को आप किस तरह डिफाइन करेंगे? ये हाल के वर्षों में कोशिश हुई है, कोशिश पहले भी हुई थी, लेकिन एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट के तौर पे ये बीते 5-6 वर्षों में हुआ है। और आप देखिएगा कि उनमें से अधिकांश फिल्में लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की। जी, मैं जिस ये मोदी फिल्म का उदाहरण बता रही हूँ क्योंकि इसको लेकर एक सिनेमा के छात्र से मेरी बात हुई और उनका कहना था कि आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आप क्राफ्ट के साथ समझौता नहीं बर्दाश्त कर सकते। समझौता ही नहीं, खिलवाड़। ये समझौते की ही सिर्फ बात नहीं है, थोड़े बहुत समझौते चल जाते, अगर उन समझौतों के बाद सिनेमाटोग्राफी के हिसाब से या आप कुछ ऐड कर रहे हैं, कला में कुछ जोड़ा जा रहा है, तो मैं तो ये कहूंगा, तो उस हिसाब से तो जो इनके वोटर्स हैं उतने लोगों ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, जो कोर वोटर्स हैं। खैर, मेरा सिर्फ ये कहना है कि सिनेमा एक रिस्पॉन्सिबल मीडियम है। ईदगाह वाली बात में जो आपसे मैंने कही थी उसको थोड़ा इलैबोरेट करूं। आज के दौर में जब एक सिनेमैटिक विजुअल आपको मिलता है, वो विजुअल आपको ठहराता है कहीं, उस ठहराव में आपके समक्ष 2 विकल्प मिले कि ये ठहराव मुझे एक बेहतर रास्ता दे रहा है, आगे ले जा रहा है, प्रोग्रेसिव जर्नी या रिग्रेसिव जर्नी। हाल के दौर की बनी अधिकांश सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा फिल्म्स वो रिग्रेसिव जर्नी में ले जाती है, और उसके अपवाद में मैं कुछ फिल्मों को देखता हूं, जैसे अनुभव ने बनाई थी 80, वो रेप पे थी। उस रेप जैसी संजीदा चीज पर जिससे कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसमें स्टोरी टेलिंग भी अद्भुत थी और विजुअल्स भी जो इम्पैक्ट था वो उसी तरह। मैं देखूं कि अफवाह एक फिल्म आई थी सुधीर मिश्रा जी की। अच्छा चलिए, ये गंभीर को छोड़िए, मैं ले चलता हूं जाने भी दो यारों। आप कल्पना करिए कि जाने भी दो यारों एसेंशियली अर्बन बॉडीज के करप्शन पे थी, लेकिन अपने स्टोरी टेलिंग
और क्राफ्ट से उन्होंने एक नायाब हीरा दे दिया जो आज भी पुराना नहीं हुआ है। अभी हाल में देखा मैंने मैं वापस आऊंगा। पार्टीशन पर दो तरह की फिल्में आप बना सकते हैं। एक कि नैरेटिव ऐसा गढ़ो खाइयां और बढ़े, दूरियां और बढ़े, वैसे ही बहुत दूरी है। एक है कि हील करो। 78 वर्ष हो गए, 79 वर्ष हो गए, 80 वर्ष में अगले साल प्रवेश कर जाएंगे। 8 डिकेड के बाद दो जर्मनी आज किस परिस्थिति में है और हम पड़ोस में होने के बावजूद किस परिस्थिति में है, परमानेंट एनिमोसिटी के पोजीशन में। तो सिनेमा का एक रोल हीलिंग का भी होता है। और ये मैं समझता हूँ ये जो आखिरी फिल्म इम्तियाज़ अली की मैं वापस आऊँगा मैंने जिक्र किया, उस श्रेणी में मैं रखता हूँ। जैसे तोबा टेक सिंह पढ़ के आपको हिंदुस्तान या पाकिस्तान से घृणा नहीं होती है, उस लाइन की औचित्य पे सवाल उठता है। उस तरह के सवाल को रखती है ये फिल्म। जब हम बात करते हैं कि सिनेमा एक रिस्पॉन्सिबल मीडियम है, तो इससे जुड़े लोग जो हैं वो भी लगातार इस उम्मीद का शिकार रहते हैं कि उनसे उम्मीद है कि वो कुछ ऐसा गढ़ें जो समाज में कुछ जोड़े। हालांकि जो एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में बनती हैं उसमें फिर भी शायद इतनी उम्मीद नहीं होती है, लेकिन जहाँ गंभीर सब्जेक्ट्स की बात आती है ये उम्मीद है। समान तरीके से उनके ऊपर ये उम्मीद भी है, जैसा कि हमने 2012-13 के दौर में देखा था कि उनके वो महंगाई के मुद्दे पे बोल रहे थे। पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो जोकिंगली कोई ना कोई ट्वीट आ जाता था अदाकाराओं का या किसी अभिनेता का। अब बात यहाँ तक आ गई है कि अब हमेशा कोई इंडिविजुअल नहीं बोलता है, और अगर वो बोल रहा है तो वो इस रिस्क के साथ बोल रहा है कि उसे पता है कि कल इस पे ट्रोलिंग होगी। हालांकि इस दौर में पीआर एजेंसियां भी बहुत तरह से काम कर रही हैं, हर चीज़ अब ब्लैक एंड वाइट नहीं है, कई बार पीआर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन ये जो अभिनेताओं के या फिल्मों से जुड़े लोगों के ऊपर बोलने की जिम्मेदारी है, इसे आप किस तरह से देखेंगे? ये मैं मानता हूं कि हम एकमात्र देश नहीं, दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जहां कहीं अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटीज डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुए, लोगों ने बोलना नहीं छोड़ा। कई मुल्कों में बोलना छोड़ दिया। हमारे देश में मैं देख रहा हूं कि लोग फियर को आत्मसात करके बैठ गए, एक बड़ी आबादी। अब मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। आज ही सुबह कहीं से रिपोर्ट आई कि आमिर खान साहब ने कहा है कि सोनम वांगचुक के कैरेक्टर पे उनकी फिल्म नहीं बनी थी। अब ये बताने में पता नहीं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कौन से साल में मैंने देखी थी, कौन से साल में ये फिल्म बनी थी, 3 इडियट्स। संभवतः 10-12 वर्ष तो हो गए होंगे। जी जी, उससे 2009। तो यानी कि 17 वर्ष हो गए। 17 वर्ष तक इस देश को यही बताया गया था कि सोनम, इस देश के लोग यही जानते थे। पता नहीं, पाताल आसमान पाताल से तो ये खबर आई नहीं थी। आज आप रिफ्यूट कर रहे हैं, Why didn't you do it earlier? पर क्या इसकी वजह ये नहीं है कि 2015 में जो विवाद हुआ था, आमिर खान ने एक अवार्ड फंक्शन था एक अखबार के, जो अखबार देता है, और उसमें आमिर खान ने कहा था कि मेरी पत्नी को डर लगता है अब देश में रहने में, और उसके बाद उनको उनके विवाहित जीवन पर और जिस तरह के तोहमतें लगाई गई थी, और कहीं ना कहीं उन्होंने इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगता था। तो क्या आपको नहीं मानता? मैं मानता हूं कि आप अगर एक पब्लिक फिगर हैं, लोग आपको चाहते हैं, उसकी एक पावर है, लेकिन उस पावर के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वो फिर मैं प्रेमचंद वाली बात दोहराता हूं, बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे जी। ये सब पे लागू होना चाहिए जी, चाहे वो अभिनेता हो, फिल्म हो, म्यूजिशियन हो, कोई भी पब्लिक इंटेलेक्चुअल हो। पब्लिक इंटेलेक्चुअल है, आपकी बहुत पूछ है, लोग आपको पढ़ते हैं, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। फिर अचानक से एंटी नेशनल हो जाते हैं। इसी से मेरा एक सवाल है कि जो ये नेशनलिज्म की परिभाषा, ये राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है, इसका दायरा क्या है? आपके लिए राष्ट्रवाद क्या है, और जो हमारे देश में जो केंद्र में सत्ता में जो पार्टी है उसकी राष्ट्रवाद की असली राष्ट्रवाद क्या है? इसका लेबल कहाँ मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं एक चीज कह दूं कि हम हमेशा मानते हैं कि नेशनलिज्म इज ए प्रोजेक्ट, इट्स ए ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। एक राष्ट्र खुद को गढ़ता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये इमारत बन गई राष्ट्रवाद की, नहीं, वो राष्ट्र नवीनताओं को ग्रहण करता है, अब इवॉल्व होता है, अपना दायरा बढ़ाता है, अपनी सोच का विस्तार करता है, क्योंकि राष्ट्रवाद नक्शे से थोड़ा अलग है।
नक्शा एक फिक्स्ड रियलिटी है कि ये आपका एरिया है, या ऐसे भारत का नक्शा बना, या ऐसे नक्शा बना दिया। लेकिन राष्ट्रवाद, एक राष्ट्रवाद, वाइब्रेंट ऊर्जावान राष्ट्रवाद वो है जो राष्ट्र की चुनौतियों को पर सवाल सुनने को तैयार है। अगर उसको मैं मदर इंडिया ही कहूं, मदरलैंड, मदर इंडिया, तो उनकी ख्वाहिश क्या होगी? सब सुखी रहे, प्रसन्न रहे, सारी संतान बराबर, यही संविधान कहता है। लेकिन आज जिस प्रकार का राष्ट्रवाद चलाया जा रहा है ना, वो इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूजनरी है। आए दिन इनके केंद्र के मंत्रिमंडल के लोग कई लोगों को थोक में पाकिस्तान भेजते रहते हैं। अरे साहब, और जो जाना चाहते हैं उनको वीजा नहीं मिलता। जो जाना चाहते हैं या जिनको बुलाया जाता है किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में, उनको नहीं। तो ये जो हमने एक एंटीथेटिकल राष्ट्रवाद की परिकल्पना गढ़ने की कोशिश की है, ये हमारी कतई नहीं थी। बल्कि मैं एक चीज कह करके वहीं पर बात रखूंगा। मैं इन दिनों काम कर रहा हूँ, इसकी शुरुआत की थी मैंने, खड़गे साहब पर एक किताब आई थी। तो उस दिन अपनी स्पीच में मैंने कहा था कि दो नेता, दो लोग, स्टेट्समैन इस देश में ऐसे हुए जिस पे गौतम बुद्ध का प्रभाव रहा। एक बाबा साहब और एक नेहरू। नेहरू ने महात्मा बुद्ध के कंपैशन को देखा ज्यादा, और बाबा साहब ने इमेंसिपेटरी टूल के रूप में देखा। तो मैं उस संदर्भ में इस आर्गुमेंट को विकसित कर रहा हूं कि वो जो पूरी अवधारणा उन्होंने राष्ट्र और राष्ट्रवाद की गढ़ी थी ना, वो किसी दुश्मनी के बुनियाद पे नहीं थी। हमारे राष्ट्र को हमेशा एक दुश्मन चाहिए, इससे राष्ट्र पुनर्जीवित या संजीवनी नहीं पाता है। उससे आप राष्ट्र की यत्ता, उसके महत्व को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। आपने प्रभाव की बात की, आखिरी सवाल में लेती हूँ, लंबी बातचीत हो चुकी है। आपका जो लेखन है, अगर एक बतौर पाठक में कहूँ, पत्रकार भी नहीं कहूँ, आपका जो पूरा लेखन है और आपका जिस तरह से जो आपके स्टैंड्स होते हैं, जो आपके दृष्टिकोण होते हैं, उन पर नेहरू का बहुत प्रभाव दिखता है। ये किस तरह से आप इसे जस्टिफाई करते हैं, या आप कैसे आप नेहरू से इतने प्रभावित रहे हैं? देखिए, उसका दो कारण बताऊंगा, मतलब बहुत बाद में। बल्कि मैं सच कहूं तो इस मामले में मैं शुक्रगुजार हूं प्रधानमंत्री जी का। नेहरू को पहले पढ़ा था कम उम्र में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सिलेबस या ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, फादर्स लेटर टू हिज डॉटर, ये सारी चीजें +2 ग्रेजुएशन से पहले पढ़ी थी। ये जो 14 के बाद एक डिमोलिशन प्रोजेक्ट शुरू हुआ नेहरू के खिलाफ, उसने मुझे प्रेरित किया कि टू नो मोर अबाउट नेहरू, रीड मोर अबाउट हिम। और मैंने काफ़ी सारी, मतलब जितनी उपलब्ध किताबें हैं उन पर, बल्कि मेरे सेल्फ पे एक नेहरूवाना हम बना सकते हैं, इतनी किताबें हैं, मैंने सब पढ़ा। अब मतलब थोड़ा अपने वक्त से आगे के व्यक्ति थे वो, मैं मानता हूँ। और उनकी लेटर राइटिंग मुझको बहुत अपील की थी। इसलिए आप देखेंगे कि हर साल मेरे कम से कम 2-3 आर्टिकल लेटर की शक्ल में होते हैं, जो एपिस्टोलरी फॉर्म जो इसको कहते हैं उसमें। और मैं अपनी दोनों बेटियों के प्रथम बर्थडे से लेके आज तक उनके जन्मदिन पर चिट्ठियां लिखते रहा। मतलब एक तरह से ये भी एक नेहरू का इन्फ्लुएंस था कि मैं भी अपने बच्चों के नाम से, जो निहायत ही व्यक्तिगत चिट्ठियां नहीं हैं, उस साल जो महत्वपूर्ण चीजें थी समय के हिसाब से 500-600 शब्दों की वो चिट्ठियां आज भी मेरे घर में है, और दोनों बेटियों के नाम से। और एक आखिरी चीज मैं कहूं कि नेहरू को मैं बार बार कहता हूं कि नेहरू हों या बाबा साहब हों या महात्मा गांधी हों, फॉर दैट मैटर सरदार पटेल हों, ये सिर्फ कांग्रेस को कह करके मत करिए। वो देश की विरासत है, जिसको हम कहते हैं नेशनल हेरिटेज, वो हमारे साझा हैं। और इसलिए नेहरू को बीते 12 वर्षों में मैंने काफ़ी करीब से जाना, और इसलिए मैंने कहा कि आगे के थे। और
एक चीज आखिरी मैं भी अपनी तरफ से खत्म करूंगा। अभी हाल में एक आलेख लिखा मैंने, नेहरू एंड गुरुदत्त एंड द डिमाइस ऑफ टेंडर इंडिया। क्योंकि नेहरू के खतों को पढ़ करके मुझे कई बार ये एहसास हुआ कि दिस मैन वॉज एसेंशियली लोनली इवन इन अ क्राउड। और इसका थोड़ा इशारा किया था मखदूम मोइनुद्दीन ने भी अपनी एक नज्म में। और फिर मैंने गुरुदत्त की जिंदगी भी बहुत किताबें पढ़ी, तो मुझे लगा कि ये दोनों अलग अलग चीज़ों के माध्यम से, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से, दोनों में एक तन्हाई थी, बसर करती थी दोनों में। और आयरॉनिकली, इंटरेस्टिंगली, कोइंसिडेंटली दोनों की मौत 27 मई 64 को हुई, 1964। बोथ ऑफ देम डाइड। नेहरू एट अ old age and Gurudutt at an age when nobody expects. जहाँ दुनिया चाहती थी कि जैसा नेहरू ने अपनी टेबल पर लिख कर रखा था, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, तो वही दुनिया चाहती थी कि ऐसा होता। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। द वायर के साथ जुड़े रहने के लिए आपका भी शुक्रिया। नमस्कार।